नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। में हूं आपके साथ पूजा यादव। पूर्वांचल में बीजेपी ने ताकत झोंकी है। महाराजगंज बलिया में पीएम मोदी की रैली है। महाराजगंज कुशीनगर की संयुक्त रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। बलिया की सभी विधानसभाओं की संयुक्त रैली होगी। रैली का प्रसारण होगा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज के लिए बहुत ही खास खबर यह है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए फिर से पहुंच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जब जब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं लोगों ने भरपूर प्यार दिया। यही भुनाते हुए पीएम मोदी बीजेपी के पक्ष में नजर भी आते हैं। पीएम मोदी पहुंच रहे हैं। पीएम की रैली का प्रसारण भी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगा। पूर्वांचल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 160 से ज्यादा सीटों वाले इस पूर्वांचल पर बीजेपी का पूरा फोकस है। पिछली बार लगाया था शतक और इस बार उसी शतक को दोहराने की तैयारी है। महाराजगंज कुशीनगर की संयुक्त रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और आज इसी रैली का प्रसारण हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा। बलिया की सभी विधानसभाओं की ये संयुक्त रैली। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। पीएम मोदी का आगमन अब कई बार हो चुका है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। छठे सातवें चरण के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। अभिमुक्त पांडे महाराजगंज से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिमुक्त, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं और आज जब महाराजगंज में पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, जब यहां पर दर्जन भर से ज्यादा विधानसभाओं को साधने की तैयारी है, तो ऐसे में जानना चाहेंगे आपसे कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर लोगों में कितना उत्साह, और दूसरा पीएम मोदी आ रहे हैं तो यहां की जनता के लिए क्या ला रहे हैं? देखिए, बता दें पिछली बार जो है बीजेपी यहां से 4 सीटें जीती थी। इस जिले में 5 सीटें हैं। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेके एक तो बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है। तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की संख्या आने की उम्मीद है। चूंकि ये महाराजगंज और कुशीनगर दोनों जिलों की संयुक्त रैली है, तो कहीं ना कहीं आप कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। कार्यकर्ता समेत यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री से भी काफी भरोसा है और उसको लेके भारी संख्या में लोग इस रैली में जुट भी रहे हैं और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और साथ में यहाँ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री यानी इस जिले के सांसद भी मौजूद हैं। सभी विधायक और प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे और भीड़ जुटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लोग कार्यक्रम स्थल पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। भीड़ जुटाने से ज्यादा अब इम्पोर्टेंट ये हो गया है कि जनता के मन में क्या है। तो क्योंकि आप वहां पर लगातार स्थानीय मुद्दों को जान रहे हैं, स्थानीय लोगों को जान रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर तो आकर्षण है, लेकिन बीजेपी को लेकर कितना आकर्षण है लोगों में? अब 5 सीटें हैं, इसमें से 4 सीटों पे बीजेपी का, तो कहीं ना कहीं इस बार भी इस बार दावा ये चल हो रहा है कि 5 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो उसको लेके ये बड़ी लोगों में उम्मीदें भी हैं और लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करने की बात भी कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को आज सुनने के बाद ये मामला स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी यहाँ से कितनी सीटें जीत रही है। सच्चाई क्या है अभिमुक्त? जी, सच्चाई अभी फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में बीजेपी कुछ सीटों पे बीजेपी और कुछ सीटों पे समाजवादी पार्टी की कड़ी टक्कर दिख रही है। तो कुछ सीटों पे कांग्रेस भी लड़ रही है। हालांकि बसपा ने भी मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। अच्छा, तो बसपा की प्रेजेंस का क्या असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछले 3 चरणों में देखें, यानी आप 5वां देखें, 6ठा देखें, अब 7वां देखें, तो बसपा सुप्रीमो ने अपनी जो एक्टिविटीज है उनको बढ़ा दिया है और अब वो बड़े एक्टिव मोड में आकर प्रचार भी कर रही हैं। तो ऐसे में उनकी प्रेजेंस कितनी स्ट्रांग है और किसके लिए वो नफा और किसके लिए नुकसान साबित हो सकती है? देखिए, कुल मिला के बसपा की जो अभी 2 दिन पहले मायावती की रैली थी गोरखपुर में, इस पूरे मंडल के विधानसभाओं से लोग गए थे। तो कहीं ना कहीं बसपा कुछ ना कुछ करिश्मा इस बार जरूर करेगी इस गोरखपुर मंडल में। तो कुल मिला के अगर बसपा की सीटें कुछ हर जगह बसपा एक मजबूत स्थिति में भी दिख रही है। लेकिन हर विधानसभाओं की बात करें तो हर विधानसभाओं में बीजेपी से जिसको जो भी लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से ही लड़ रहा है। तो महाराजगंज जिले की अगर बात करें, खासतौर से महाराजगंज जिले की, तो जो 5 सीटें हैं, 5 सीट पे बीजेपी मजबूती के साथ लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं मनोज हमारे साथ बल्ले से जुड़ गए हैं। यानी कि हर जगह पर चारों तरफ हम एक चीज देख रहे हैं कि बड़ा कड़ा और बड़ा जबरदस्त मुकाबला है। मनोज, बलिया में काबा, बलिया में मोदी बार जी, अगर सीधे तौर से कहें तो बलिया में 7 विधानसभा सीट है और 7 विधानसभा सीट में लगभग 5 विधानसभा सीटों में जोगी और मोदी का परचम
लहराने की स्थिति है। हाँ। जबकि अच्छा, बलिया में पिछली बार भी बहुत जबरदस्त प्यार मिला था प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि उन्हीं के नाम पर पिछली बार का तो खैर चुनाव था। इस बार सीएम योगी के नाम पर लोग कितना तेजी के साथ वोट डालने पहुंचेंगे, और यहाँ पर किसका, जैसा आपने कहा कि बलिया में मोदी बा, तो यानी कि मोदी के नाम पर डालेंगे वोट यहाँ? जैसा कि आम जनता में सुना जा रहा है, जो भी लोग यहाँ कह रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशियों से ज्यादा भरोसा मोदी और योगी पर है। यानी कि मोदी और योगी के द्वारा किए गए कार्यों का बखान चारों तरफ सुनने को मिल रहा है। जो भी वोटिंग होगी वह मोदी और योगी के कार्य पर होगी, न कि यहाँ के स्थानीय विधायकों को। पूर्वांचल में इस बार बहुत जबरदस्त फाइट लेकिन मिल रही है समाजवादी पार्टी से। बसपा की भी अच्छी खासी स्ट्रांग प्रेजेंस है इस बार, और कांग्रेस भी ताल ठोक ही रही है। उधर आम आदमी पार्टी भी इधर उधर से एंट्री लगातार कर ही रही है। सवाल ये बना हुआ है कि इस इलाके के अंदर पिछली बार इतना जबरदस्त उत्साह था बीजेपी को लेकर, क्या वो उत्साह आज भी बना हुआ है? और अगर वो जरा सा भी कम हुआ हो तो क्या पीएम मोदी की मौजूदगी आज उस सारे उत्साह को और तेजी के साथ ऊपर लेकर जाने वाली, वो ग्राफ फिर से हाइप लेने वाला है क्या? जी, आपको बताते चले कि जैसे कि पिछली बार देखा गया 2017 में 5 सीट पर बीजेपी यहाँ कब्जा जमाई थी, जिसमें कि बलिया सदर भी था। और आज की स्थिति है जिसमें से पिछले दौर के जीते हुए प्रत्याशियों में से 2 यहाँ के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बने थे, जो दोनों आज मैदान में है। इनके साथ ही उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह भी मैदान में है। और उत्साह इस कदर बढ़ा है कि एक कदावर नेता बलिया सदर से है नारद राय, जिनको पछाड़ते हुए दयाशंकर सिंह बहुत आगे निकल चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी का एक सीट कहीं न कहीं खतरे में पड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया मनोज, आपका अभिमुक्त, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दोनों ही नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर वापस लौटेंगे और वहां की हर तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि सिद्धार्थ नगर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। दोपहर के 1 बजे इटावा में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी सतीश द्विवेदी के समर्थन में आज वो करेंगे जनसभा। अमित शाह के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में माहौल बना रहे हैं अमित शाह। और अमित शाह जिस तरीके से लगातार स्ट्रैटेजी मेकिंग में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग में रहते हैं, ऐसे में जब यहां पहुंच रहे हैं, जब पूर्वांचल की जंग में कूदे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रजेश के पास चलेंगे। ब्रजेश सिद्धार्थ नगर में इस वक्त मौजूद है। ब्रजेश, अमित शाह बीजेपी के चाणक्य जब सिद्धार्थ नगर में हैं, तो सिद्धार्थ नगर में क्या बा? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सिद्धार्थ नगर की बात की जाए तो सिद्धार्थ नगर की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में इस वक्त जबरदस्त तरीके से फाइट चल रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त चुनौतीपूर्ण संघर्ष है। आज गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। अमित शाह पहुंच करके यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। यूं तो ये जनसभा इटवा के क्षेत्र में हो रही है, जहां से सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री जो है चुनाव मैदान में हैं। और लेकिन तो पांचों विधानसभाओं के प्रत्याशियों को यहां पर जो है बुलाया गया है, यानी पांचों को मिलाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह की यहां मौजूदगी अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि इटवा की अगर हम बात करें तो इटवा में जो मुकाबला है बेहद ही संघर्षपूर्ण है। यहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे यहां सतीश चंद्र द्विवेदी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लड़ाई बेहद ही संघर्षपूर्ण है। इसी को माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आएंगे और उनके आने के बाद सियासी माहौल बदलने की उम्मीद बीजेपी के तमाम नेता लगा रहे हैं। इसीलिए इस पूरी जनसभा को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश जारी है। तो मतलब हाउस द जोश। बिल्कुल, देखिए जोश आई है यहां पर। जोश तो बीजेपी के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 2 मंत्री यहां से हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री यहां से हैं, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह इसी सिद्धार्थ नगर से आते हैं। 2 मंत्री हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री यहां पर आए थे। प्रधानमंत्री ने इसी सिद्धार्थ नगर के सरजमी से आकर के 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात इस पूर्वांचल को दिया था और खुद सिद्धार्थ नगर में भी मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली थी। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सभी यहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आ रहे हैं। अभी 1 तारीख को बीजेपी का जलवा कायम है वहां। देखिए अभी 2017 के समीकरणों के हिसाब से तो कायम है।
2022 में ऊंट किस करवट बैठेगा, दरिया में कितना पानी बह चुका है, सियासत किस तरफ जाएगी, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि निष्कंटक कुछ भी नहीं है। इस बार कोई ये एश्योर नहीं कर सकता कि उसकी राह बिल्कुल निष्कंटक है, मुकाबला किसी के साथ नहीं। यहां एक एक सीट पर कांटों का संघर्ष है और इसी संघर्ष को समझते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेता सिद्धार्थनगर में वो सियासी माहौल बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचेंगे और सियासी तस्वीर को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है कि जो अंडर करंट वाला जो इस बार वोट बैंक है, ये अंडर करंट वाला वोट बैंक बहुत जबरदस्त धमाल करने वाला है इस बार, जिसके कारण से अभी उत्साह जबरदस्त है दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये कह पाना कि किसका उत्साह ज्यादा हाई है और कौन कितना हाई है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतनी कांटे की टक्कर है उस पूरे इलाके में। बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे बड़ी बात है ये पूरा तराई का इलाका है। एक तरह से 5 नदियां, 2 नाले, यानी 7 यहाँ पर नदियां मिल करके जो है इस पूरे इलाके को न सिर्फ समृद्ध बनाती हैं बल्कि यहाँ की जो समस्या है वो भी यही सारी नदियां हैं। तो यहाँ चुनौतियां बहुत सारी हैं। हर साल दरिया में बेपनाह पानी आता है और बह जाता है। अब सबसे बड़ी बात है उसमें कई सियासी जो रहनुमा है वो भी यहां से आते जाते गए। जो है माता प्रसाद पांडे यहाँ से 3 बार विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन पिछली बार तीसरे नंबर पर चले गए। तो ये जो सिद्धार्थनगर का इलाका है कि बड़े बड़े यहाँ के जो सत्ता के मठाधीश थे उनको किनारे लगा चुका है और यही वजह है कि हर कोई इसी को लेकर सशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो जनता उसे साइडलाइन कर दे। इसीलिए सब जनता को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय जो पूरे उत्तर प्रदेश का पूरे देश की कसौटी पर हमेशा से खड़ा रहा और 2 साल में तो सबसे ज्यादा चुनौतियां स्वास्थ्य को लेकर है। स्वास्थ्य मंत्री यहां से आते हैं। शिक्षा अगर देखा जाए तो शिक्षा सबसे बड़ा महकमा, सबसे बड़े महकमे के मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी यहां पर रहे। तो वो दोनों चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएं भी हैं, उम्मीदें पूरी ना होने का आक्रोश भी है, एंटी इनकम्बेंसी की बात भी की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि अब जब आप क्षेत्र ने 2 मंत्रियों, देखिए एंटी इनकम्बेंसी को आप 2 तरह से देखिए। एंटी इनकम्बेंसी मैन टू मैन है, एंटी इनकम्बेंसी सरकार के साथ है, एंटी इनकम्बेंसी अलग तरीके से है। लेकिन यहां पर अगर आप देखिए तो यहां पर सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती। यहां पर अगर एंटी इनकम्बेंसी है भी तो मैन टू मैन एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि एक विधायक, एक मंत्री, उससे व्यक्तिगत तौर पर जिसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई उससे नाराजगी हो सकती है। लेकिन एक खास बात है इस पूरे उसमें कि यहां पर सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती, बल्कि सत्ता के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो यहां की लोकल एंटी इनकम्बेंसी उसको खत्म कर रही है। यानी कि अब अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कहते हैं बाबा का बुलडोजर जब गरजता है तो सारे जो है चीजें, जो सारे जो समीकरण है वो ध्वस्त हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरह के मिजाज यहां पर सिद्धार्थनगर में आपको देखने को मिल रहा है। अब वो कितना काम करेगा जब जो है मतदान होगा, ये देखने वाली स्ट्रैटेजी पर तो बीजेपी काम नहीं कर रही, क्योंकि बीजेपी ने हर चरण में अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया इलाके के हिसाब से। अब जिस तराई इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं, इस तराई इलाके के लिए बीजेपी के जब चाणक्य पहुंचे तो किसी अलग स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं क्या यहां पर? देखिए सबसे बड़ी बात है यहां पर एक ही स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी ये है कि पूर्वांचल को डेवलपमेंट मॉडल के साथ जोड़ा जाए। दूसरी स्ट्रेटजी बीजेपी ने जिसको अयोध्या जिसको प्रयोगशाला के तौर पर बनाया, अब आप समझिए पूजा, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, गोरखपुर, मिर्जापुर, ये जो 4 ऐसे पूर्वांचल के स्पॉट हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत सूट करते हैं। अगर बीजेपी इस मॉडल को आगे बढ़ा पाए, आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के बहुत सारी बात की। अयोध्या तो आपका मॉडल है ही है, जो 5वां चरण अयोध्या का चुनाव हो गया, लेकिन अब जिसका समापन जाकर के आपके काशी विश्वनाथ, यानी अयोध्या से जो वेव उठ रही है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाकर समापन होगा। तो अब आप अगर इसको भी समझिए तो आपके पास 2 ही इशू हैं। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए, कुशीनगर के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के जरिए, गोरखपुर के डेवलपमेंट के जरिए, बनारस को आध्यात्मिक शहर के तौर पर एस्टैब्लिश करने के जरिए, ये सिद्धार्थनगर है, मतलब ये जहां हुआ लुम्बिनी कि है, पूर्वांचल है, अपने आप में इतना संपूर्ण है, लेकिन उस संपूर्ण होने के बावजूद भी जो समृद्धता थी वो अब बीजेपी के आने के बाद आई है। ये भुनाने की कोशिश की जा रही है और इसी के जरिए एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है, जिस परसेप्शन का बेनिफिट लेने की कोशिश की जा रही है इस इलेक्शन में। जल्दी से ब्रजेश, अब संपूर्णता समृद्धता में कितनी बदल पाई है इसका फैसला
10 मार्च को होगा। कोशिश बीजेपी ने यही किया है, अपनी संपूर्णता को, उसके मतलब जो कोर वोट है वो फिर चाहे उसका अपना भगवा का एजेंडा रहा हो या फिर डेवलपमेंट का, दोनों एजेंडे उसने इस पूर्वांचल में दिखाने की कोशिश की है। अब जनता कितना स्वीकारती कितना नकारती ये फैसला 10 मार्च। ठीक है ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए। देखिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार हर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और आपको जमीनी हकीकत बता रहे हैं कि वहां पर आखिरकार चल क्या रहा है। दरअसल हमारी जो पूरी टीम है लोगों के बीच में जा रही है, वहां पर उनके दिल की बात, प्रधानमंत्री मोदी करते हैं मन की बात, लेकिन हम उनके दिल और जज्बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो दिल जज्बात उनका क्या कह रहा है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और उससे आपको बता रहे हैं कि हवा क्या है। आखिरी 2 चरणों के लिए बीजेपी का जोरदार जबरदस्त जबरा प्रचार जारी है। आज चंदौली में हुंकार भरेंगे बीजेपी अध्यक्ष खुद जेपी नड्डा, बाबतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, चकिया विधानसभा में भी जेपी नड्डा की जनसभा है। चंदौली में 7वें चरण में मतदान होगा। चंदौली में भी पूरा माहौल तैयार किया जा रहा है। जेपी नड्डा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जेपी नड्डा जबरदस्त तरीके से विपक्षी पार्टियों पर हमलावर भी हैं। राम जायसवाल है मेरे साथ चंदौली से। राम, जेपी नड्डा के आगमन को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं और चंदौली इलाके में क्या कुछ राजनीतिक तस्वीर है फिलहाल? राम जायसवाल सुन पा रहे हैं क्या आप? चकिया विधानसभा में जेपी नड्डा की जनसभा है। जेपी नड्डा पहुंच रहे चंदौली में, 7वें चरण में मतदान होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल आज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार है, जबरदस्त कार्यक्रम बीजेपी के दिग्गजों के हैं। जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश बड़े सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम दिग्गज आज चुनाव प्रचार में आपको नजर आएंगे। पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं और पुरजोर कोशिश की जा रही कि जो भी नुकसान हुआ है पिछले चरणों में उसकी भरपाई पूर्वांचल से कर दी जाए। पिछली बार सेंचुरी लगाई थी, इस बार आंकड़ा बढ़ा तो जाहिर सी बात है भरपाई यहां से हो जाएगी। यही पूरी कोशिश की जा रही है और पूर्वांचल में विकास का मॉडल पेश किया जा रहा है कि देखिए पूर्वांचल में जो विकास की बयार बही है। आप अयोध्या में राम मंदिर लीजिए, काशी विश्वनाथ काशी कॉरिडोर की आप बात कीजिए। राम जायसवाल जुड़ गए फिर से हमारे साथ में। राम, चंदौली में आज खुद जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, उनके आगमन पर क्या कुछ खास तैयारियां और दूसरा चंदौली की राजनीतिक तस्वीर क्या है, लोगों के दिल जज्बात को समझने के बाद अपना आकलन क्या कहता है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है वहां? जी कुछ हम आपको बताना चाहेंगे। आज 3 बजे जनता इंटरनेशनल काटा चंदौली में जेपी नड्डा का आगमन हो रहा है और चकिया विधानसभा से सिटिंग विधायक का टिकट काट के नए प्रत्याशी को टिकट दिया गया, इसलिए अहम दौरा माना जा रहा है। और पूरी ताकत के साथ बीजेपी कार्यकर्ता प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं और जेपी नड्डा कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लोगों के यहाँ पर मुद्दे क्या हैं? मतलब देखिए हम लगातार देख रहे हैं कि हर इलाके में अपने अलग अलग मुद्दे हैं। जब चंदौली इलाके की बात हो रही है तो वहां पर कुछ स्थानीय मुद्दे भी हावी हैं चुनाव में, या फिर ये जो हवा चल रही है लगातार उसी हवा में लोग भी बहने को तैयार हैं? देखिए यहाँ मुद्दा तो कुछ है भी नहीं, इसलिए कि चारों तरफ रोड बने हुए हैं और बिजली भी पर्याप्त संख्या में मिल जाती है। अच्छा, यहाँ के जो खुद सांसद हैं महेंद्रनाथ पांडे, उन्होंने इतना जबरदस्त काम कर दिया कि लोगों की शिकायतें तो है ही नहीं। इतना जबरदस्त यहाँ विकास है कि यहाँ पर बातें तो विकास की है ही नहीं, ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ अच्छा है एकदम बढ़िया से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जेपी नड्डा जब आ रहे हैं तो लोग सिर्फ उनको देखने के लिए जा रहे हैं, उनकी बात सुनने को जा रहे हैं, या फिर कुछ और भी खास लेकर आ रहे हैं अपने साथ? इस बारे में कोई जानकारी है अभी तक? अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इनका अहम दौरा माना जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी इस बातचीत के लिए। देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि कितना जबरदस्त माहौल इस वक्त चल रहा है राजनीतिक। और जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी रही पिछले 5 सालों में, अब बीजेपी को जिताने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो भी उनके कंधों पर है। और पूर्वांचल में भी पूरा जोर लगा रहे हैं सीएम योगी। पूर्वांचल साधने की तैयारी में बीजेपी गोरखपुर देवरिया में सीएम योगी का कार्यक्रम
सुबह 11 बजे पिपराइच विधानसभा में करेंगे जनसभा, दोपहर के 12:15 बजे पथरदेवा में जनसभा करेंगे, दोपहर के 1:15 बजे सलेमपुर, दोपहर 2:15 बजे बरहज में, 4:10 पर गोरखपुर शहर में उनका अपना रोड शो है। यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ। तो समझ लीजिए कि जहां से खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर भी ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। लगातार पूर्वांचल को साधने के लिए गोरखपुर में डेरा डाले बैठे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और पिछले अगर 5 सालों का आप पूरा उनका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की जाती रही और यहाँ पर विकास की परियोजनाओं के जरिए पहले से ही तैयारी की जा रही थी कि जब पूर्वांचल में जाएंगे तो क्या क्या बताना है वहां पर, उसकी तैयारी, उसकी स्क्रिप्टिंग पहले से थी। हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से, मेरे सहयोगी। हरेंद्र का एक बार रुक करेंगे। हरेंद्र, खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और लगातार यहीं पर उनका डेरा भी रहेगा। गोरखपुर शहर से वो खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में उनकी मौजूदगी में क्या कुछ खास चल रहा है फिलहाल वहां? देखिए, खास तौर से अगर बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में आज 3 दिनों से अपना डेरा जमाया हुआ है और यही से पूर्वांचल के सभी जिलों में जो सभी विधानसभाओं में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जीत दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। आज गोरखपुर जिले में उनका रोड शो है। रोड शो के माध्यम से पूर्वांचल की जनता को यह संदेश देने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता की हितैषी है, वो पूर्वांचल की जनता की हितैषी है और पूर्वांचल की जनता के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखती है। खास तौर से यहीं से सीएम योगी का इस इलाके में इतना जबरदस्त सिक्का चलता है कि जब वो खुद यहाँ पर उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, तो आसपास की कितनी और सीटें प्रभावित होने वाली हैं? देखिए, पूर्वांचल में 62 विधानसभा है। 62 विधानसभाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो खास तौर से 62 विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहां कोई फाइट नहीं है उन 62 सीटों पर? सीएम की मौजूदगी से 62 सीटों पर फाइट खत्म हो गई या फिर फाइट है? नहीं, फाइट रहेगी, क्योंकि यहाँ से मठी जब भी 62 सीटों पर यहाँ के पीछे के चुनाव देख लिया जाए तो गोरक्षनाथ पीठ अपनी अहम भूमिका 62 विधानसभाओं में नजर आता है। तो इस बार भी गोरक्षनाथ मंदिर अपनी भूमिका निभाते नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो गोरक्षनाथ पीठ यहाँ इस बार भी अहम भूमिका में नजर आएगा, फिर से अहम भूमिका निभाता नजर आएगा और 62 विधानसभाओं पर अपना असर छोड़ जाएगा। वहीं आजमगढ़ में बसपा सुप्रीमो मायावती की भी रैली है। आजमगढ़ के समेदा में बीएसपी की रैली है, जनसभा है। रैली के जरिए 21 विधानसभाओं को साधने की तैयारी बसपा सुप्रीमो करेंगी। पदाधिकारियों ने जनसभा स्थल का दौरा भी किया है। आप देखिए, आप अगर 5वें चरण उठाकर देखें तो 5वें चरण में एक्टिविटी बड़ी, चौथे से शुरुआत हुई, 5वें में एक्टिविटीज और बड़ी, 6ठे 7वें के लिए और तैयारी जबरदस्त कर रही हैं। और पहले इस बात को लेकर जिक्र हो रहा था कि ये जो चौथा 5वां चरण है उसमें भी इनका अहम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो इनका अपना वोट बैंक है। ऐसे में आजमगढ़ में आज बसपा सुप्रीमो बरसती हुई नजर आएंगी। उनकी रैली है मायावती की। संदीप शर्मा मेरे साथ हैं। संदीप, मायावती की जनसभा आज होने जा रही है, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर और इनका जो अहम रोल रहेगा वो रोल बढ़ता है अगर, तो किसको कितना नफा, किसको कितना नुकसान होने जा रहा है इनकी प्रेजेंस से? मैं आपको बता दूं, आज आजमगढ़ के समेदा में मायावती जी की रैली है जो 12-1 बजे, और इनका हमेशा का ये रहा है इतिहास कि ये जब भी रैली करती है भीड़ इनकी जनता उमड़ के आती है। और ये अब की तो 21 विधानसभाओं का ये रैली कर रहे हैं समेदा में, तो बहुत ही ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद है। और इनका ये ट्रम्प कार्ड रहा है हमेशा ही, जिससे ये जो अपने मतदाताओं से कहती है वो पूरी तरह से उनको पक्ष में वोट देते हैं। और इनका ये बयान भी आ चुका है कि ये अगर भाजपा प्रत्याशी कहीं जीतता, सपा प्रत्याशी कहीं जीतता दिख रहा है तो भाजपा को वोट करे। तो ये जरूर कहीं ना कहीं पे ये गेम चेंजर साबित होंगी। मतलब ये है कि गेम चेंजर इसलिए होंगी कि इनडायरेक्ट वे में आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो पहले ही कह चुकी हैं कि अगर सपा को हराने के लिए हमें किसी का भी साथ देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं, तो वो साथ बीजेपी को जाने के लिए अल्टीमेटली वो रेडी हैं। मुंह से सामने से बिल्कुल ना कहे, लेकिन पीछे की यही तैयारी है और अल्टीमेटली इसका जो फायदा होगा वो बीजेपी को होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल जो हमारे सहयोगी थे वो यही बता रहे थे कि वहां पर फिलहाल कुछ समीकरण बने हुए हैं। इस बीच ताज नगरी आगरा में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। मुगल बादशाह शाहजहां के 367वें उर्स के दौरान हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं।
घंटों लंबी कतारों में लगने के बाद लोग ताज का दीदार कर पाए। 3 दिवसीय उर्स के पहले दिन पर्यटकों का जनसैलाब उमड़ गया। 3 दिवसीय उर्स के मौके पर रविवार को दोपहर 2 बजे से ताजमहल में पर्यटकों को निःशुल्क एंट्री दी जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। ताज का दीदार हमेशा से ही बहुत ज्यादा खास रहा है। ऐसे में इसी ताज नगरी में ताज के दीदार को लोग बेताब नजर आए। और जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और उर्स के मौके पर हजारों की तादाद में ताज नगरी में पहुंचकर लोगों ने ताज का दीदार भी किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, भले ही क्राउड काफ़ी है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर कब्र देखने आई हूँ, ताजमहल की नई निशानी देखने आई हूँ। पहले जब मौका नहीं मिला था, लेकिन जब मौका मिला है तो मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। हर साल की तरह से ताजमहल जब हम लोग दरगाह को खोलते हैं तो सही 2 बजे खोलते हैं। आज अधिकारियों ने हमारे साथ थोड़ी सी कोताही बरती है कि आज 2:15 पे शाहजहाँ बादशाह की दरगाह खोली गई, 15 मिनट लेट खोली गई, जबकि सही 2 बजे खोल दी जाती है। अधिकारियों को इंतज़ार करते हैं, कहाँ अधिकारी हमारा इंतज़ार करते हैं हम कब आएँ, कमेटी वाले खोलें। और दूसरी चीज़ ये साउथ गेट को आज उन्होंने एग्ज़िट बंद कर दिया। हमेशा साउथ गेट की एग्ज़िट खुली रहती थी, एंट्री बंद रहती थी। तीनों गेट जब शाम को बंद होते थे तब एग्ज़िट इसकी बंद होती थी, मतलब निकासी कर दी गई। बाकी दिन तो अपने जो टाइम से खोलते हैं टाइम से बंद करते कोई बात नहीं, लेकिन उसके दौरान ये 3 दिन के अंदर ये फ्री करते हैं। एंट्री भी तीनों गेट से निकालते हैं। जब तक एंट्री निकल जाती है पब्लिक तब तक के लिए उस गेट से, साउथ से, वेस्ट से और ईस्ट से तीनों। संत कबीर नगर में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संत कबीर नगर में रैली करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी शामिल होंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जनसभा को करेंगे संबोधित। अनुप्रिया पटेल बीजेपी अपना दल एस के समर्थन में रैली करेंगी। तो आज यहाँ पर भी दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। अलग अलग पार्टी के बड़े नेता आज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और वहीं फर्रुखाबाद में एक महिला को उधार का पैसा महंगा पड़ गया। दरअसल कमालगंज के बिचपुरी में एक महिला ने एक शख्स को दवा के लिए उधार पर पैसे दिए। जब महिला को पैसों की जरूरत हुई तो उसने अपने पैसे वापस मांगे और ये बात दबंग को इतनी बुरी लग गई, इतनी चुभ गई कि उसने घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी की पिटाई कर दी। जख्मी मां बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और चलिए फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।